हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये चैप्टर नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। हम इसमें कार्यशील पूंजी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो कार्यशील पूंजी का अर्थ और इसकी व्याख्या। तो सभी ही प्रकार के व्यवसाय में स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। ये सभी को पता है कि व्यवसाय यदि स्टार्ट किया जाए तो व्यवसाय में कार्यशील पूंजी और स्थायी पूंजी की आवश्यकता निरंतर होती है। स्थायी संपत्तियां जैसे कि ज़मीन, मकान, यंत्र आदि, इन सभी को क्रय करने के लिए स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता दैनिक कार्यों को चुकाने के लिए होती है, जो सामान्य रूप से व्यवसाय की चालू संपत्तियों जैसे कि कच्चा माल, देनदार, लेनी हुंडी आदि में विनियोजित होती है। कार्यशील पूंजी व्यवसाय में सतत चक्रीय रूप से घूमती रहती है, इसलिए कार्यशील पूंजी को जीवन रक्त कहा जाता है। तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं। लिंकन डोरिस स्टेवेंस के अनुसार चालू संपत्तियों की उसके चालू दायित्वों की अपेक्षा वृद्धि अर्थात कार्यशील पूंजी। अभी हम देखते हैं जे.एस. मिल के अनुसार चालू संपत्तियों का योग अर्थात व्यवसाय की कुल कार्यशील पूंजी, मतलब व्यवसाय की जो सभी चालू संपत्तियां होती है उन सभी का योग क्या कहलाता है? कार्यशील पूंजी कहलाता है। अब हम देखते हैं कार्यशील पूंजी का विचार। कुल कार्यशील पूंजी व्यवसाय की चालू संपत्तियां जैसे कि कच्चा माल और तैयार माल का स्टॉक, देनदार, लेनी हुंडी, अल्प समय की जामीनगिरियां आदि में कुल विनियोग का योग अर्थात कुल कार्यशील पूंजी। कुल कार्यशील पूंजी बराबर कुल चालू संपत्तियां होती हैं। अब देखते हैं शुद्ध कार्यशील पूंजी। तो चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व घटा दिया जाए तो क्या कहलाता है? शुद्ध कार्यशील पूंजी। जब चालू दायित्वों की तुलना में चालू संपत्तियां अधिक हो तो उसे सकारात्मक कार्यशील पूंजी कहते हैं, और जब चालू संपत्तियों के तुलना में चालू दायित्व अधिक हो तो उसे नकारात्मक कार्यशील पूंजी कहते हैं। अब हम देखेंगे कुल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी के बीच अंतर के मुद्दे में इसका सबसे पहले हम अर्थ देखेंगे। कार्यशील पूंजी का अर्थ कुल कार्यशील पूंजी अर्थात चालू संपत्तियां जैसे कि लेनी हुंडी, देनदार, अल्प समय की विक्रय पात्र जामीनगिरियां, बैंक शेष, नगद आदि का योग। शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ देखते हैं। शुद्ध कार्यशील पूंजी अर्थात चालू संपत्तियां घटा चालू दायित्व। अब हम देखेंगे सेकेंड है इसका अंतर का मुद्दा, तरलता की स्थिति। शुद्ध कुल कार्यशील पूंजी में आएगा यह विचार कंपनी की तरलता की स्थिति को नहीं दर्शाता है। शुद्ध कार्यशील पूंजी यह विचार कंपनी की तरलता की स्थिति को दर्शाता है। अब देखेंगे वित्तीय स्थिति और मापदंड। कंपनी की सत्य वित्तीय परिस्थिति की जानकारी हमें कुल कार्यशील पूंजी से प्राप्त नहीं होती है, जबकि शुद्ध कार्यशील पूंजी से कंपनी की सही वित्तीय परिस्थिति की जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। अगला है चालू दायित्वों में वृद्धि। चालू दायित्वों में वृद्धि कुल कार्यशील पूंजी में वृद्धि करता है, लेकिन चालू दायित्वों में वृद्धि शुद्ध कार्यशील पूंजी में कमी करते हैं। इस प्रकार से हमने यह अंतर देख लिया। अब हम देखते हैं कार्यशील पूंजी के लक्षण। पहला लक्षण है अल्प समय की पूंजी। कार्यशील पूंजी अल्प समय की पूंजी है। चालू संपत्तियों में विनियोग। कार्यशील पूंजी में देनदार, लेनी हुंडियां, अल्प समय की जामीनगिरियों का चालू संपत्तियों में समावेश होता है। तीसरा है तरलता।
तरलता कार्यशील पूंजी का आधारभूत लक्षण है। सभी चालू संपत्तियां या जिसमें कार्यशील पूंजी विनियोजित है उसका सुगमता से रोकड़ में रूपांतरण होता है। चौथा है अल्प जोखिम। कार्यशील पूंजी व्यवसाय में भ्रमण करती अल्प समय अवधि की और सरलता से नकद में रूपांतरित होती पूंजी है, इसलिए जोखिम का तत्व कम होता है। नेक्स्ट है परिवर्तित होता स्वरूप। यदि चालू संपत्तियों में कार्यशील पूंजी का विनियोग हुआ है उसका स्वरूप सतत परिवर्तित होता रहता है। उदाहरण के स्वरूप कच्चे माल का अर्ध तैयार माल में, अर्ध तैयार माल का तैयार माल में और तैयार माल का उधार विक्रय हो तो देनदारों में और नगद बिक्री हो तो नगद में रूपांतरण होता है। छठा है दैनिक खर्च चुकाने के लिए। दैनिक खर्च चुकाने के लिए कार्यशील पूंजी की निरंतर आवश्यकता होती रहती है। सातवां है घिसाई नहीं। व्यवसाय में भ्रमण करती पूंजी और उसके स्वरूप सतत परिवर्तित होने से घिसाई नहीं गिनी जाती। आठवां है व्यवसाय के प्रकार और स्वरूप के अनुसार आवश्यकता। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के प्रकार और स्वरूप पर आधारित होती है, इसलिए प्रत्येक व्यवसाय में उसकी मात्रा अलग अलग होती है। अब हम देखते हैं कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व। ऐसे कौन से तत्व हैं जो कार्यशील पूंजी को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला है व्यवसाय का प्रकार और उसका स्वरूप। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के प्रकार और स्वरूप पर आधारित होती है। उदाहरण स्वरूप जिस व्यापारी इकाई को बड़े पैमाने पर माल स्टोर कर रखना पड़ता है और साख पर माल का विक्रय करना पड़ता हो उन्हें कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। उद्योग के स्वरूप के अनुसार कार्यशील पूंजी की मात्रा परिवर्तित होती रहती है। उदाहरण स्वरूप गैस कंपनी, विद्युत कंपनी को अल्प कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि श्रम प्रधान उद्योग में अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता सतत होती है। नेक्स्ट है व्यवसाय का कद। जैसे व्यवसाय का कद छोटा वैसे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी कम होती है, और जैसे व्यवसाय के कद में और विस्तार में वृद्धि होती है वैसे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। नेक्स्ट है तीसरा उत्पादन चक्र। कच्चे माल का क्रय और तैयार माल का उत्पादन हो, इन दोनों के बीच की समय अधिक अर्थात उत्पादन चक्र की समय अवधि दीर्घ हो तो कच्चा माल और अर्ध तैयार माल में कार्यशील पूंजी नियोजित होने से उसकी आवश्यकता अधिक होती है। उदाहरण के स्वरूप सूती कपड़ा और पटसन उद्योग में उत्पादन चक्र दीर्घ समय का होने से अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि बेकरी और डेयरी उद्योग में के उत्पादन प्रक्रिया की समय अवधि कम होने से मात्रा में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ बताया गया है कि वस्तु के उत्पादन में अगर अधिक समय लग रहा है तो कार्यशील पूंजी में भी क्या होता है, समय अवधि अगर अल्प है तो उस कार्यशील पूंजी की मात्रा भी कैसी होगी, कम होगी, और समय अवधि यदि अधिक है तो कार्यशील पूंजी भी अधिक लगती है। अगला बताया है उत्पादन नीति और मांग का प्रकार। उत्पादित वस्तु की मांग मौसमी मांग हो और व्यावसायिक इकाई की पूरे वर्ष दौरान स्थिर उत्पादन की नीति हो तो कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। उदाहरण स्वरूप गर्म कपड़ों का उत्पादन करने वाली अधिकतर कंपनियां 12 मास उत्पादन जारी रखती है, जबकि विक्रय शीत ऋतु में ही होता है। पांचवा है कच्चे माल का संग्रह। कच्चे माल की प्राप्ति स्थान सीमित हो या कच्चे माल की पूर्ति अनियमित या नियमित निश्चित ऋतु में ही प्राप्त हो, तब कच्चे माल का जत्था संग्रह करना पड़ता है। इससे कच्चे माल में बड़ी मात्रा में पूंजी विनियोग होता है। छठा है साख नीति।
तैयार माल का विक्रय नकद से करने की नीति को देखिए। तैयार माल का विक्रय नकद से करने की नीति हो तो अल्प कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन साख की विक्रय नीति अपनाई गई हो तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बढ़ती है। इसी प्रकार कच्चा माल सरलता से साख में प्राप्त होता हो तो अल्प कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। जो कच्चे माल का क्रय नकद ही करना पड़े तब कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में वृद्धि होती है। आगे देखते हैं चालू संपत्तियों का नकद में रूपांतरण। देनदारों के पास से वसूली शीघ्रता से होती हो, तैयार माल का विक्रय नकद होता हो, लेनी हुंडी के पैसे पकने की तारीख को प्राप्त होते हो तो अल्प मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इससे विपरीत परिस्थिति हो तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। नेक्स्ट है स्टॉक परिवर्तनशीलता दर। तैयार माल के स्टॉक की परिवर्तनशीलता दर उच्च हो तो कार्यशील पूंजी की अल्प आवश्यकता होती है, और स्टॉक परिवर्तनशीलता की दर निम्न हो तो कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्यशील पूंजी तैयार माल में नियोजित होती है। अगला है कार्य की कार्यक्षमता। अल्प प्रयत्न से उच्च परिणाम प्राप्त करना अर्थात संचालकीय कार्य की कार्यक्षमता। उपलब्ध साधनों का कार्यक्षम उपयोग और दुरुपयोग घटाकर या दूर करके वसूली को तीव्र करके कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम की जा सकती है। 10वां है लाभ का वितरण। डिविडेंड के रूप किया जाने वाला लाभ का वितरण नकद को प्रभावित करता है, क्योंकि डिविडेंड नकद ही चुकाना पड़ता है। कंपनी अपने लाभ का बड़ा हिस्सा डिविडेंड के रूप में वितरित करती है, तब व्यवसाय में से अधिक नकद बाहर जाने के कारण कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। अब देखेंगे स्थायी पूंजी। ये हमने पढ़ लिया कि कार्यशील पूंजी को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। अभी हम देखेंगे स्थायी पूंजी। इसका अर्थ है स्थायी पूंजी अर्थात दीर्घ समय की पूंजी, या जो सामान्य रूप से 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए व्यवसाय में नियोजित होती है। स्थायी संपत्तियां जमीन, यंत्र, मकान, प्लांट, फर्नीचर आदि में विनियोजित होती है। इस प्रकार स्थायी पूंजी का अस्तित्व दीर्घ समय तक होता है। लक्षण देखते हैं स्थायी संपत्ति के। पहला लक्षण है दीर्घ समय। स्थायी पूंजी दीर्घ समय अवधि तक 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए व्यवसाय में नियोजित रहती है। दूसरा है विविध प्रकार के व्यवसाय में अलग अलग मात्रा। विशाल उद्योग जैसे कि भारी यंत्र सामग्री और रासायनिक उद्योगों में स्थायी पूंजी की मात्रा अधिक होती है। व्यापारिक इकाई में स्थायी पूंजी की मात्रा कम होती है। तीसरा है घटक। स्थायी पूंजी के घटकों में जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र, वाहन, फर्नीचर आदि का समावेश होता है, क्योंकि इन्हीं में स्थायी पूंजी का विनियोग किया जाता है। अगला है अल्प तरलता। इस प्रकार की पूंजी दीर्घ समय तक स्थायी संपत्तियों में नियोजित होने से सरलता से नकद में रूपांतरित नहीं होती, जिससे तरलता की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट है जोखिम। स्थायी पूंजी स्थायी संपत्तियों में नियोजित होती है और स्थायी संपत्तियां दीर्घ समय की होने से उसमें अप्रचलित होने का जोखिम होता है। इसके अलावा राजकीय, सामाजिक और आर्थिक तत्वों में होते परिवर्तन भी जोखिम की मात्रा में वृद्धि करते हैं। छठा है घिसाई। स्थायी पूंजी जिसमें नियोजित ऐसी संपत्तियों पर घिसाई गिनी जाती है, इसलिए स्थायी पूंजी खाते में
मूल्य में कमी होती रहती है। नेक्स्ट है प्राप्ति स्थान। स्थायी पूंजी के प्राप्ति स्थान व्यवसाय के स्थापक, व्यवसाय के मालिक, विविध प्रकार की जामीनगिरियाँ और वित्तीय संस्थाएं और लाभ का पुनः विनियोग आदि हैं। ये सारे लक्षण स्थायी पूंजी के हैं। आगे देखेंगे स्थायी पूंजी की आवश्यकता को ऐसे कौन से तत्व है जो प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट है व्यवसाय का प्रकार और स्वरूप। औद्योगिक प्रवृत्ति कर रही औद्योगिक इकाइयाँ जैसे कि जहाज उद्योग, लोहा तथा स्टील उद्योग, खनिज उद्योग आदि में विशाल मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। सेवा प्रदान करती इकाइयों में स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होती है। इसीलिए ये तत्व किसको प्रभावित करते हैं? स्थायी पूंजी को प्रभावित करते हैं। सेकंड है इकाई का कद। विशाल कद की इकाइयों की तुलना में छोटे कद की इकाइयों में स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होती है। गृह उद्योग को चीनी उद्योग या सूती कपड़ा उद्योग की तुलना में अल्प स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि गृह उद्योग और चीनी उद्योग या सूती कपड़ा उद्योग की तुलना में कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि वाहन बनाने वाले जो कंपनियां हैं तो उनमें अधिक मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि उनका कद कैसा होता है? विशाल होता है। तीसरा है मालिकी या भाड़ा पट्टा का उपयोग। जमीन, यंत्र जैसी स्थायी संपत्तियां क्रय करने के बाद बदले भाड़ा पट्टा से प्राप्त की जाए तो उतनी मात्रा में स्थायी पूंजी विनियोग घटाया जा सकता है और स्थायी पूंजी के जोखिम को भी घटाया जा सकता है। चौथा है संशोधन खर्च। औद्योगिक इकाइयों को अपने उत्पादन को अधिक उपयोगी बनाने के लिए, उत्पादन लागत घटाने के लिए, वस्तु का आकार या रचना आकर्षक बनाने के लिए संशोधन का कार्य करना पड़ता है। इन सभी खर्चों के लिए स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। अगला है आधुनिक टेक्नोलॉजी। समय व्यतीत होने के साथ टेक्नोलॉजी में परिवर्तन सतत होता रहता है। नवीन संशोधनों और आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण पुराने यंत्रों को हटाकर नवीन यंत्र स्थापित करने पड़ते हैं। इसके लिए भी स्थायी पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। छठा है सहकारी सहायता और कर की नीति। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए और अलग अलग प्रादेशिक विस्तारों में विकास को संतुलित करने के लिए सरकार उद्योगों को ग्रांट या सब्सिडी के रूप में सहायता करती है। जैसे कि सरकार औद्योगिक इकाई की जमीन और औद्योगिक शेड की सहायता प्रदान करती है, जिससे उतनी मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम हो जाती है। सरकार की कर नीति भी स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करती है। उदाहरण स्वरूप सरकार यंत्रों पर उदार घिसाई की नीति का अमल करे तो पुराने यंत्रों के स्थान पर नवीन यंत्र स्थापित करने का आकर्षण होगा। इसके लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता तीव्र होगी, मतलब कि इसके लिए क्या करना होगा? अतिरिक्त पूंजी की क्या होगी? आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है स्थापना खर्च। कंपनी स्वरूप की तुलना में व्यक्तिगत मालिकी, साझेदारी पीढ़ी और सहकारी मंडली की स्थापना खर्च कम होता है। कंपनी के दस्तावेज तैयार करने के लिए खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे पंजीकरण शुल्क, निष्णातों की फीस, कानूनी खर्च आदि के लिए स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व जान लिए। अब देखते हैं स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी के बीच अंतर। सबसे पहले अर्थ देखेंगे। स्थायी संपत्तियां जैसे कि जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर आदि में नियोजित पूंजी को हम क्या कहते हैं? स्थायी
पूंजी। अब इन सभी को खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। और ये सारी संपत्तियाँ कैसी संपत्तियाँ कहलाती है? स्थायी संपत्तियाँ कहलाती है। चालू संपत्तियाँ जैसे कि कच्चा माल और तैयार माल का स्टॉक, देनदार, लेनी हुंडी आदि में विनियोजित पूंजी को कार्यशील पूंजी कहते हैं। समय अवधि। स्थायी पूंजी व्यवसाय में दीर्घ समय अवधि के लिए नियोजित होती है। कार्यशील पूंजी व्यवसाय में कम समय अवधि के लिए नियोजित होती है। तरलता। दीर्घ समय अवधि के लिए स्थायी संपत्तियों में विनियोजित होने से स्थायी पूंजी में तरलता की मात्रा कम होती है। शीघ्रता से नकद में रूपांतरित नकद में रूपांतरित होती है। इससे कार्यशील पूंजी में तरलता की मात्रा अधिक होती है। चौथा है जोखिम। तो स्थायी पूंजी में जोखिम की मात्रा अधिक होती है और कार्यशील पूंजी में जोखिम की मात्रा कम होती है। आवश्यकता देखेंगे। जमीन, मकान, प्लांट और यंत्र जैसी स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए हमें स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि दैनिक खर्चों जैसे कि मजदूरी, वेतन और कच्चा माल की खरीदी इत्यादि के लिए किसकी आवश्यकता होगी? इकाई में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। प्राप्ति स्थान। यह पूंजी अंश और डिबेंचर निर्गमित करके या वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त की जाती है, जबकि कार्यशील पूंजी यह व्यापारी साख, बैंक, ओवरड्राफ्ट, देशी शराफों आदि से भी प्राप्त की जाती है। घिसाई। स्थायी संपत्तियों में नियोजित पूंजी घिसाई के पात्र होती है। कार्यशील पूंजी पर घिसाई नहीं गिनी जाती। तो इस प्रकार से स्थायी संपत्ति और कार्यशील पूंजी के बीच अंतर होता है। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो को आपको 2-3 बार देखना है, जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाए। थैंक यू।